हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना वीडियो वापस से मैं ऑडिट के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ बेटा जेवीएनएल के लिए, जिसमें आज अपना पढ़ेंगे। अपना जो टॉपिक है वो है वाउचिंग, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन। ठीक, जिसमें अपन वाउचर भी पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा वाउचिंग की। ठीक, तो बेटा वाउचिंग क्या होता है? ये यहाँ पे वाउचिंग की बात हो रही पहले, ठीक है। कि वाउचिंग को बोला है बेटा आयरिश ने, इसको क्या बोला है? आयरिश ने इसको तकनीकी वर्ड बोला है। आयरिश ने वाउचिंग को क्या बोला है? तकनीकी शब्द बोला गया है आयरिश के द्वारा। साथ ही ऑडिट की प्रथम प्रक्रिया क्या है मेरी? वाउचिंग है। वाउचिंग मेरा सबसे पहला काम क्या है? ऑडिट में मेरा सबसे पहला काम है। साथ ही इसमें रूटीन चेक को भी शामिल किया गया है बेटा, इसमें रूटीन चेक भी शामिल है। याद हो तो करने पड़ा था टेस्ट चेक और रूटीन चेक। ठीक है, रूटीन चेक इसमें ही होता है वो। ठीक, यानी कि वाउचिंग में ही क्या शामिल है? रूटीन चेक भी शामिल है। और साथ ही आयरिश ने इसको तकनीकी वर्ड बोला है, तकनीकी शब्द का है। साथ ही ऑडिट की यह प्रथम प्रक्रिया है अंकेक्षण की। आगे बात करते हैं इसमें लेन देन और लेखों की सत्यता। देखो इसमें क्या क्या किया जाएगा? एक तो सत्यता, शुद्धता, प्राथमिकता की जांच की जाती है। यानी कि वाउचिंग में जो भी लेखे करे हैं, जो भी लेन देन ट्रांजेक्शन हुए बेटा, उनके हम क्या करेंगे? सत्यता, शुद्धता, प्राथमिकता की जांच की जाती है। साथ ही अगर बात करें अंकेक्षण प्रारंभिक कार्य, यानी अंकेक्षण का प्रारंभिक कार्य क्या है? वाउचिंग है। आधारभूत कार्य भी वाउचिंग है। अंकेक्षण का सार भी क्या है? वाउचिंग है। साथ ही अंकेक्षण की आत्मा भी वाउचिंग है। और अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी भी किसे बोला गया है? वाउचिंग को। यानी कि ये वाउचिंग के उपनाम दे रखे हैं। अन्य नाम क्या क्या है? प्रारंभिक कार्य, आधारभूत कार्य, अंकेक्षक का सार है। ठीक है, साथ ही अंकेक्षक की आत्मा है, अंकेक्षण की आत्मा है और अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। ऑडिट की रीढ़ की हड्डी है अपना वाउचिंग। साथ ही बोटली बॉय ने इसके लिए क्या बोला? जे आर बोटली बॉय, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखे जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। मतलब जो भी प्रारंभिक पुस्तकों में या जो भी प्रारंभिक लेखे हैं, जो अपन ने प्रारंभिक प्राइमरी बुक में लिखे हुए हैं, उन लेखों की सत्यता व शुद्धता की जांच को हम क्या कहते हैं? वाउचिंग कहते हैं। और बेटा ये किसने बोला है अपन को? बोटली बॉय ने बोला है। ठीक है, बाटली भाई है यहाँ। ठीक, आगे अगर वाउचिंग के उद्देश्य की बात करें तो बेटा पहला उद्देश्य है लेखों की शुद्धता व सत्यता को प्रमाणित करना। कि जो भी लेखे हैं उनकी शुद्धता और सत्यता को क्या करना? प्रमाणित करना क्या है? वाउचिंग का उद्देश्य है। व्यापार से संबंधित लेन देनों की लेखों की जानकारी, यानी कि ये बोल रहा है कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उनकी लेखों की जानकारी हमें कहाँ से मिल जाएगी बेटा? वाउचिंग में ही पता चल जाएगी। साथ ही इससे और क्या पता चल जाएगा कि जो व्यापार से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है उनके बारे में भी हमें कहाँ से पता चल जाएगा बेटा? वाउचिंग से चल जाएगा। साथ ही लेखों के उचित रूप से अधिकृत होने की जानकारी। साथ ही अकाउंट क्या है? फुल्ली ऑथोराइज है नहीं है, प्रॉपर ऑथोराइज है या नहीं है, इसका पता भी हमें काय में पता चल जाएगा? वाउचिंग में। जैसे मैं अपन ने किसी से पेमेंट किया, अपन ने किसी को पेमेंट किया, तो बेटा जो वाउचर बना रहेगा उस वाउचर पे क्या है? रिसीवर के क्या होने चाहिए? साइन होना चाहिए। साथ ही जिसने पेमेंट किया उसके साइन होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये पूरे ऑथोराइज्ड होने चाहिए। तो उसका पता भी हमें कैसे चल जाता है बेटा? वाउचिंग से। यानी कि अगर बात करें वाउचिंग की तो तकनीकी शब्द कहा है। साथ ही अंकेक्षण की प्रथम प्रक्रिया है रूटीन चेक भी इसमें शामिल है। ठीक, इसमें सत्यता, शुद्धता, प्रभावितता की जांच की जाती है। आगे अंकेक्षण का प्रारंभिक कार्य है, अंकेक्षक का सार है, अंकेक्षण की आत्मा है और अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है? ऑडिट को कहा गया है, वाउचिंग को कहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं उद्देश्य के बाद प्रमाणन की सामान्य प्रक्रिया। यानी कि प्रमाणन यानी वाउचिंग। वाउचिंग की सामान्य प्रक्रिया क्या है बेटा? वाउचिंग देखो क्या होता है प्रक्रिया में? लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता की जांच करना। ऑब्वियसली बात है, जितने भी लेखे हैं उनकी जांच करना। आगे लेखांकन सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना। लेखांकन सिद्धांतों का क्या सुनिश्चित करना बेटा? पालन सुनिश्चित करना। आगे अगर बात करें तो लेन देनों के साक्ष्य अतः प्रमाणों की वैधता की सुनिश्चित करना। यानी कि जो भी वाउचिंग होगी, जैसे मैंने कोई भी जनरल एंट्री खरीदी, जनरल एंट्री करी, ठीक है, तो उसके पीछे में उसका कोई भी इनवॉइस जिसकी भी एंट्री करी, मान लीजिए मैं कोई एक मान लीजिए अपन क्या प्लांट मशीनरी खरीद के लाए तो उसकी एंट्री करी होगी अपन ने, जैसे प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक। ठीक, तो उसमें बिल लगा होना चाहिए। तो वो जो बिल होता है उसके बेस पे हम क्या बनाते हैं? वाउचर बनाते हैं। ठीक है, तो उसकी वैधता को भी सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ पे उनको भी चेक किया जाता है, लेन देनों की वैधता को जांच किया जाता है। अंतिम खातों में निरूपण की जांच। अंतिम खातों के जो बनावट है
उसकी भी जांच की जाती है कि इसमें क्या क्या पॉइंट लिखे, क्या क्या नहीं लिखे इन्होंने। साथ ही आंतरिक नियंत्रण तंत्र का सत्यापन करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का क्या करना, वेरिफिकेशन करना, ये भी किसमें आता है, प्रमाणन में आता है। आगे, प्रमाणन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बेटा, वाउचिंग के टाइम प्रमाणन उसी संस्था से संबंधित है। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो प्रमाणन कर रहे हैं वाउचिंग, वो उसी संस्था से, यानी कि जिस कंपनी में अपन ऑडिट कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है। सभी लेन देन व्यापार से संबंधित है यानी ये भी वाउचिंग के टाइम ध्यान रखना है। साथ ही वाउचर उसी टाइम पीरियड के है या उसी अकाउंटिंग पीरियड के है या नहीं है, वो भी देखना है। ठीक, जैसे मेरे अकाउंटिंग में ऑडिट कर रहा हूँ 21-22 की, और उसमें एंट्री मिल रही है मुझे 99 98 की, तो ये गलत है। यानी कि मुझे उसमें एंट्री भी किसकी करनी है, यानी कि सारी रिकॉर्डिंग एंट्री की रिकॉर्डिंग किसकी करनी है, 21-22 नहीं पड़ेगी। साथ ही प्रमाणक पर राशि अंकों व शब्दों दोनों में अंकित होनी चाहिए, शब्दों में और अंकों में दोनों में राशि अंकित होनी चाहिए। प्रमाणक सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत होने चाहिए। साथ ही प्रमाणक जो वाउचर है वो क्या होने चाहिए, ऑथोराइज पर्सन द्वारा वेरीफाइड होने चाहिए। साथ ही सभी प्रमाणकों का वैध होने चाहिए, यानी कि जितने भी प्रमाणक है, जितने भी वाउचर है, वो सारे क्या होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, वैध होने चाहिए। खोए हुए प्रमाणकों की एक सूची बनानी चाहिए। देखो वाउचरिंग पे अपन क्या करेंगे बेटा, वाउचर नंबर लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4। अगर मान लो मैंने 1 चेक कर लिया, 2 कर लिया, मुझे 3 मिले नहीं, डायरेक्ट 4 आ रहा है, तो मैंने फट से पकड़, ऑडिटर पकड़ लेगा कि यहाँ पे एक वाउचर क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो जितने भी वाउचर मिसिंग वाउचर है उनकी क्या करनी है, मुझे एक अलग से सूची बना लेनी चाहिए। साथ ही प्रमाणकों पर भुगतान पाने वाले का हस्ताक्षर भी होना चाहिए, बताया था मैंने, रिसीवर के साइन भी होने चाहिए। ठीक, चलिए बेटा बात आती है वाउचर की, कि वाउचर क्या है। तो ये लीजिए साहब, वाउचर की बात करते हैं अपन। प्रमाणक, तो वाउचर प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज किए गए व्यवहारों की सत्यता शुद्धता के लिखित सबूतों को, ओहो, लिखित सबूतों को, यानी कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जो भी ट्रांजैक्शन लिखे हैं उनके लिखित सबूतों को ही हम क्या कहते हैं, प्रमाणक, वाउचर कहते हैं बेटा। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, बिल, बिल की कॉपी है तो मूल इनवॉइस बिल हो गया, वो उसके बेस पे हम क्या बनाते हैं, वाउचर। ठीक है, तो वाउचर जिस बेस पे बनाया जाता है, तो बेटा एक तरह से लिखित सबूत है, कौन से, अपने वाउचर। ठीक, आगे बात करते हैं, जोसेफ लंकेस्टर ने क्या बोला है। जोसेफ लंकेस्टर ने बोला है कि प्रमाणकों को ऐसे प्रलेखी गवाह के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा पुस्तकों लेखों की सत्यता जांची जा सके। यानी कि लंकास्टर ने इसको, प्रमाणक को क्या बोला है बेटा, प्रलेखी गवाह बोला है। ठीक, आगे आयरिश की बात करें तो आयरिश के हिसाब से प्रमाणक एक रसीद, एक बीजक हो सकता है, एक समझौता, एक मांग पत्र, या कोई लिखित सबूत हो सकता है जो कि लिखित लेन देन की पुष्टि करता है। यानी कि ये कोई भी रिटर्न में एक प्रूफ हो सकता है जो अपन ने ट्रांजेक्शन लिखा है उसकी पुष्टि करता हो, या उसके बेसिस उसका सबूत है ये। यानी कि कुल मिला के ध्यान रखना बेटा, प्रमाणक के लिए वाउचर की लंकास्टर ने तो बोला है प्रलेखी गवाह, और आयरिश ने बोला है क्या, लिखित सबूत। साथ ही वाउचिंग के लिए आयरिश ने तकनीकी शब्द का यूज किया था, ये भी याद रखना है। डन, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि यह एक प्रक्रिया है, वाउचर एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर प्रारंभिक लेखों का मिलान किया जाता है। ठीक, नॉर्मल बात है। पुस्तकों में दर्ज लेखों की सत्यता और शुद्धता के लिखित सबूतों को क्या कहते हैं, प्रमाणक। और लिखित सबूत किसने बोला है, आयरिश ने भी बोला था, तो कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये, प्रमाणकों के दो प्रकार, एक कहते हैं मूल और एक होते हैं गौण या सहायक। मूल तो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष और लिखित होते हैं। जैसे प्लांट मशीनरी खरीदी थी अपन ने तो उसका बिल, ये मेरा क्या है, मूल सबूत है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये प्रत्यक्ष व लिखित सबूत होते हैं। ये हिसाब किताब के लेखों से संबंधित मौलिक प्रत्यक्ष और लिखित सबूत है। ठीक है साहब, जैसे अगर बैंक में एग्जाम्पल दे रखा है, बैंक में राशि जमा कराने की स्लिप, उधार क्रय का बिल, या कैश मेमो, केस में गया तो कैश मेमो इशू होगा। यानी कि बैंक में जो भी राशि अपन जमा कराएंगे, जो स्लिप मिलेगी, तो वो मेरा मूल प्रमाणक है। अगर गौण की बात करें बेटा, यानी कि सहायक प्रमाणक क्या होते हैं, गौण यानी सेकेंडरी वाउचर, किसी लेन देन की पुष्टि करने वाले अन्य प्रमाणक जो प्रत्यक्ष सबूत की श्रेणी में नहीं आते हैं, गौण कहलाते हैं। जैसे क्रय आदेश पत्र या जहाजी बिल्डिंग की प्रतिलिपि, बेटा ये गौण होते हैं। क्रय आदेश पत्र क्या होता है, गौण प्रमाणक है, गौण है, ये मूल है, प्रत्यक्ष सबूत नहीं होते हैं ये। ठीक है, आगे अगर दस्तावेज का क्रम, बेटा ये शायद अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, नोटबुक
ये वापस आ गया कि नोटबुक, फिर ऑडिट प्रोग्राम, फिर ऑडिट रिपोर्ट और फिर ऑडिट फाइल। ये होता है अपना एक दस्तावेज का क्रम। तो बेटा वाउचर और वाउचिंग की बात अपनी खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा वेरिफिकेशन क्या होता है। तो वेरिफिकेशन यानी सत्यापन, सत्यापन यानी सत्य की पुष्टि करना। इसे क्या बोला जाता है? सत्यापन। बेटा ध्यान रखना, सत्यापन में प्रमाणन भी शामिल है, लेकिन प्रमाणन में सत्यापन शामिल नहीं है। ठीक, सत्यापन में प्रमाणन भी शामिल है, यानी कि वेरिफिकेशन में वाउचिंग को भी क्या करा है? इंक्लूड करा है। अब दी न्यू वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार सत्यता को सिद्ध करना है, सत्य की पुष्टि करना ही क्या कहलाता है? सत्यापन कहलाता है। डन। चलिए, ये द न्यू वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार है। आगे बात करते हैं लंकास्टर के अनुसार। तो लंकास्टर ने क्या बोला है कि अंकेशन मूल्यांकन करता नहीं है, यानी कि सत्यापन या वेरिफिकेशन। ये लंकास्टर ने तो बोला कि अंकेशन क्या नहीं है? मूल्यांकन करता नहीं है। मूल्यांकन क्या होता है? वैल्यूएशन होता है, वो भी आज ही पढ़ेंगे बेटा अपन। तो वेरिफिकेशन की बात आ गई, यानी कि सत्य की पुष्टि करना। ठीक है, इसमें प्रमाणन भी शामिल है। और वेरिफिकेशन कौन करेगा बेटा? सीए कर सकता है, या फिर कोई भी सीनियर स्टाफ, वो कर सकता है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन किसका होगा? असेट्स का होगा और लायबिलिटी का होगा। तो पहली बात करते हैं अपन वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। ठीक, तो लंकास्टर के अनुसार संपत्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया द्वारा एक अंकेशन चिट्ठे के दाएं भाग में, दाएं भाग यानी कि राइट हैंड साइड वाला भाग, यानी कि जो अपन बैलेंस शीट बनाते थे बेटा टी शेप में, जैसे पार्टनरशिप फर्म की टी शेप में बनती है, तो राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ की तरफ अपन क्या रखते हैं? असेट्स लिखते हैं, और बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड की साइड अपन लायबिलिटी लिखते हैं। ठीक, आगे, तो संपत्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया एक अंकेशन चिट्ठे के दाएं भाग की शुद्धता को प्रभावित करता है, और उसके 3 उद्देश्य देखो। सत्यापन की प्रक्रिया द्वारा, अब देखो, अब ऑडिटर क्या करेगा? वेरिफिकेशन करेगा। तो दाएं भाग यानी असेट्स की बात हो रही, तो असेट्स की वेरिफिकेशन करेगा, तो वो क्या क्या चीज ध्यान रखेगा? तो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाएगी? कि संपत्तियों की विद्यमानता का सत्यापन, कि संपत्ति अपने पास है या नहीं है, संपत्ति का वैल्यूएशन मूल्यांकन उचित किया है या नहीं किया है, उन्हें प्राप्त करने का अधिकार की जांच, यानी उसको अपने नाम है या नहीं है, ठीक है, उसका टाइटल अपने नाम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे बेटा? सत्यापन में देखेंगे, असेट्स। ठीक, आगे सत्यापन में संपत्तियों का मूल्यांकन भी शामिल है, यानी कि एक बात ये होगी कि सत्यापन में वाउचर भी, वेरिफिकेशन में वाउचर भी शामिल है, और साथ ही क्या है? वैल्यूएशन भी शामिल हो गया। ठीक, तो सत्यापन में संपत्तियों का मूल्यांकन भी शामिल है यहाँ पे। ठीक है साहब। आगे, संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में केस आया था बेटा लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी का। सत्यापन, संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में क्या आया था? लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी का केस आया था, तो ये याद रखना है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। सत्यापन में बैलेंस शीट को संपत्ति और दायित्व की विद्यमानता, अधिकार और स्वामित्व की जांच की जाती है। बैलेंस शीट में जो भी असेट्स और लायबिलिटी है बेटा, उसकी विद्यमानता, अधिकार और स्वामित्व की जांच की जाती है। काय में? वेरिफिकेशन। आगे, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। स्पाइसर और पेगलर के अनुसार संपत्ति के कुछ मुख्य तत्व दे रखे हैं। ये तत्व बेटा टोटल 6। क्या क्या दिया हुआ है? पहला, मूल्य। तो अंकेशर को यह जांच करनी होती है कि प्रबंधकों द्वारा समस्त संपत्तियों का उचित मूल्यांकन किया गया है, वैल्यूएशन चेक करना। ओनरशिप, समस्त संपत्तियां संस्था के स्वामित्व में है या नहीं है। टाइटल, स्वत्व, यानी कि संस्था के नाम है या अन्य किसी के नाम से है। ठीक, विद्यमानता, एग्जिस्टेंट, बैलेंस शीट डेट पे समस्त संपत्तियां विद्यमान थी जो व्यापार से संबंधित है। वही अधिग्रहण पर यह देखना कि संपत्तियों पर संस्था का अधिकार है, और यदि संस्था के अधिकारी यदि संस्था के अधिकार में और या अधिकार में नहीं है, यानी कि पोजीशन। अधिग्रहण में क्या देखेंगे कि जो असेट्स है वो कंपनी के अधिकार में है, यानी संस्था के अधिकार में है या नहीं है। साथ ही उचित लेखांकन, समस्त संपत्तियों को बैलेंस शीट में उचित रूप से दर्शाना चाहिए, यानी दिखाया जाना चाहिए। यानी स्पाइसर पेगलर ने 6 रूल दिए बेटा। पहला दिया है वैल्यूएशन, वैल्यू, फिर है ओनरशिप, फिर है टाइटल, फिर है एग्जिस्टेंस, फिर है पोजीशन, और फिर है प्रॉपर अकाउंटिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संपत्तियों के सत्यापन के सामान्य नियम। तो बेटा ये वही है, वो जो 6 नियम थे, जैसे कि सबसे पहले अस्तित्व की जांच। तो इसमें देखना है भौतिक परीक्षण द्वारा की जानी चाहिए। यदि भौतिक परीक्षण होता है बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन, ऑडिटर खुद जाके देखेगा कि हाँ ये असेट्स है या नहीं है अपने पास।
यदि भौतिक सत्यापन संभव नहीं है, अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाता है, तो प्रबंधकों से प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिए। तो फिर मैनेजमेंट से उसको क्या लेना चाहिए, एक सर्टिफिकेट लेना चाहिए, जिसमें मैनेजमेंट लिख के देगा कि हाँ ये एसेट्स हमारे पास है। यदि संपत्ति किसी अन्य के अधिकार में है, तो उससे प्रमाण पत्र लेना चाहिए। अगर मैनेजमेंट के अधिकार में नहीं है और थर्ड पार्टी के पास है, तो उससे क्या लेना चाहिए, प्रमाण पत्र लेना चाहिए। बात आएगी समझ में। आगे स्वामित्व की जांच। स्वामित्व के दस्तावेजों क्रेता व विक्रेता के मध्य हुए करार से या केस मेमो या बीजक के आधार पर की जानी चाहिए। स्वामित्व यानी कि अपने नाम है या नहीं है, अपने स्वामित्व में है या नहीं है। संपत्ति को बंधक या अन्य किसी के प्रभार में होने की जांच के लिए बंधक पत्र से की जानी चाहिए। ये बोल रहा है कि अगर असेट्स गिरवी है या कहीं मॉर्गेज है, तो मॉर्गेज लेटर से आप क्या करो, उसको चेक कर लो, इसका वैल्यूएशन सही हुआ है या नहीं हुआ है, इसको बैलेंस शीट में उचित रूप से दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। तो ये सारे काम संपत्तियों के रिलेटेड हैं, ये वेरिफिकेशन में आएंगे बेटा, ठीक है। तो ये संपत्ति के सत्यापन के सामान्य सिद्धांत है, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, एक अस्तित्व की जांच की जाएगी, स्वामित्व की जांच की जाएगी, मॉर्गेज की जांच की जाएगी, साथ ही वैल्यूएशन और बैलेंस शीट में उचित रूप से दिखाया है या नहीं दिखाया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, असेट्स की वेरिफिकेशन हो गया अपना। नेक्स्ट बात हो रही है बेटा अपना वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी का सत्यापन। बेटा लायबिलिटी, असेट्स तो क्या होती है, मेरी असेट जिससे मुझे आने वाला है। लायबिलिटी जिसको मुझे पेमेंट चुकाना है, पैसा पेमेंट करना है, तो उसे बोलते हैं लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के सत्यापन में क्या बोला है, लायबिलिटी के सत्यापन से अंकेशक इस बात के लिए आश्वस्त होता है कि समझदारी, देखो अब सत्यापन में क्या क्या देखेंगे कि जितनी भी लायबिलिटी बैलेंस शीट में शामिल की है या नहीं की है, सबसे पहले ये वो लायबिलिटी बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, पूर्ण ऑथोराइज्ड होनी चाहिए वो लायबिलिटी, और साथ ही सही वैल्यू पे दिखाई गई हो। यानी क्या क्या है कि बैलेंस शीट में प्रॉपर शो होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, और साथ ही सही मूल्य पे दिखाई गई हो। आगे बात करते हैं बेटा कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब वेरिफिकेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, बेटा कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, संदिग्ध दायित्व, ऐसे दायित्व जिनका होना या ना होना किसी घटना के होने या ना होने पर निर्भर करता है। जैसे मैंने शर्त लगाई कि अगर आज पानी आएगा तो मैं 1000 रुपए दूंगा, तो यहाँ पे जो मेरा पैसा, जो लायबिलिटी आएगी वो किसके ऊपर है, डिपेंड है बेटा, बारिश के ऊपर। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी लायबिलिटी आएगी, अदरवाइज मेरी लायबिलिटी नहीं आएगी, ठीक। तो इसे बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो पहले यही लिखा है जो पन्ने पढ़ा है कि ऐसे दाय जिनका उत्पन्न होना या ना होना भविष्य में किसी घटना के घटित होने या ना होने पर निर्भर करती है। इसे बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के जो पेयर होते हैं, बैलेंस शीट का मतलब फुट नोट यानी कि नीचे नीचे का हिस्सा, जैसे कि ये बैलेंस शीट बनी, ये मेरी बैलेंस शीट बन गई, तो इसके नीचे का हिस्सा यानी कि ये पेयर, यहाँ पे इसको टिप्पणियां नोट के रूप में दिखाते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बिल्स फॉर कलेक्शन, न्यायालय में चल रहे मुकदमे और व्यवसाय के द्वारा दूसरों के लिए दी गई जमानत या गारंटी। व्यवसाय ने, बिजनेस ने जब किसी दूसरे बंदे के लिए क्या दी है, गारंटी दी है, तो बेटा वो भी क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। साथ ही अगर न्यायालय में कोई क्या चल रहा है, अपना मुकदमा चल रहा है, तो वो भी क्या है, मेरा कंटिंजेंट लायबिलिटी है। साथ ही बिल फॉर कलेक्शन, ये भी मेरी क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी में ही आती है। चलिए अब बात करते हैं बेटा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो बेटा वैल्यूएशन ऑफ एसेट याद हो तो वाउचिंग में वैल्यूएशन भी आता है, तो मूल्यांकन सत्यापन का ही भाग है, यानी कि वेरिफिकेशन में क्या आता है, वैल्यूएशन भी आता है, साथ ही वाउचिंग भी आता है। आगे संपत्तियों के मूल्यांकन में जांच की जाती है कि बैलेंस शीट में संपत्तियों को सही व उचित मूल्य पे दिखाया गया है या नहीं दिखाया है। तो बेटा इसमें अपन क्या चेक करेंगे कि संपत्ति को सही मूल्य पे दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। आगे इसकी बात करते हैं अपन, तो देखिए आगे क्या बोला गया है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, संपत्ति के अधिमूल्यांकन। अगर ओवर वैल्यूएशन कर दिया, ओवर वैल्यूड कर दिया अगर असेट, तो बेटा इसका मतलब होता है कि डिविडेंड का पेमेंट काय में से चला जाएगा, कैपिटल में से चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप बेटा असेट साइड का टोटल बढ़ाओगे, तो यहाँ पे असेट साइड बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली आपको लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। तो उस केस में फिर डिविडेंड काय में से चला जाता है बेटा, कैपिटल में से। वहीं अगर असेट्स कम करिए, अंडर वैल्यूड करिए, तो बेटा गुप्त रिजर्व बन जाएंगे, सीक्रेट रिजर्व बन जाएंगे, ठीक। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा जो याद रखने हैं कि अगर अधिमूल्यांकन होता है और अवमूल्यांकन, अधि यानी ओवर वैल्यूड होता है तो बेटा डिविडेंड कैपिटल में से जाएगा, ठीक है। और अगर संपत्तियों का क्या हो रहा है, कम मूल्यांकन हो रहा है, अंडर वैल्यूएशन हो रहा है, तो बेटा गुप्त संचय का निर्माण हो जाता है। आगे
संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न प्रकार के मूल्य। चलो बेटा कुछ मूल्य दे रखे जो पढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस, मान लो मैं संपत्ति खरीद के लाया, मैंने कोई प्लांट खरीदा है मान लो अमेरिका से, तो बेटा उसको मेरे यहाँ पे गोडाउन तक लाने के यानी कि उसको इंस्टॉल करने तक के जितने भी खर्चे हैं वो सारे उसके कॉस्ट में जोड़े जाएंगे, और वो सारे क्या होते हैं बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। बात आगे क्या समझ में, वो क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं सारे, ठीक। तो को उसे क्या बोलते हैं, अपनी कॉस्ट प्राइस, जिसमें किराया भाड़ा सब जुड़ जाएगा। इसमें संपत्ति को क्रय करने से लेकर चालू हालत में लेके आने तक के सारे खर्चों, यानी कि जब से खरीदा है वहां से लेके जब भी उसको अपना यूज स्टार्ट करेंगे, यानी कि इंस्टॉल करने मतलब चालू हालत तक लाने तक के जितने भी खर्चे वो सारे काय में जुड़ेंगे, कॉस्ट में। जैसे परचेज प्राइस होगी, प्लस करेंगे इसमें कैरिज इनवर्ट, और प्लस करेंगे इंस्टॉलेशन चार्ज। चलिए आगे बात करते हैं बुक वैल्यू, सॉरी एक आ रही है मार्केट वैल्यू। तो बेटा जो बाजार में मूल्य प्रचलित है, जो बाजार में वैल्यू चल रही है उसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू। वहीं बुक वैल्यू जो पुस्तकों में वैल्यू लिखी है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन ने वैल्यू लिखी है उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू बेटा क्या होता है कि अगर बैलेंस शीट डेट पे अगर मैं किसी एसेट्स को बेचता हूं तो वो कितने में बिकेगी, उस वैल्यू को बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बेटा जब भी स्टॉक फिनिश गुड्स का अपन क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स का, तो बेटा AS2 के हिसाब से बोला गया है कि कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लेस। तो एनआरवी का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बोले तो शुद्ध वसूली मूल्य। एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू, इसमें से आप क्या माइनस कर दो, एक्सपेक्टेड सेलिंग से एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ सेल घटा दोगे तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, रिप्लेसमेंट वैल्यू, प्रतिस्थापन मूल्य। यानी कि पुरानी एसेट्स को हटा के अगर मैं नई एसेट्स ला रहा हूं तो इसमें जो खर्चा होगा उसे क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट वैल्यू। यानी किसी संपत्ति को हटाकर उसके स्थान पे नई संपत्ति स्थापित करने में जो भी संभावित व्यय हुए उन्हें क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट वैल्यू बोलते हैं। चलिए WDV की बात करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू की। तो बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या दे रखा है, इसके और नाम भी है। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि अगर कॉस्ट में से क्या घटा दो बेटा, डेप्रिसिएशन घटा दूंगा तो मेरी क्या वैल्यू बचेगी, WDV। इसके अन्य नाम भी दे रखे बेटा, उपयोगिता या चालू स्थिति मूल्य या गोइंग कंसर्न वैल्यू भी बोलते हैं, यानी WDV का एक और नाम है गोइंग कंसर्न वैल्यू भी। आगे डेप्रिशिएबल वैल्यू, हास योग्य मूल्य, यानी कि वो वैल्यू जिसके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। वह मूल्य जिसे संपत्ति के उपयोगी जीवन काल में आवंटित या अपलिखित करना है, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाना है। आगे स्क्रैप वैल्यू, अपशिष्ट मूल्य। अपशिष्ट मूल्य क्या होता है, यानी कि संपत्ति के उपयोगी जीवन काल के अंत में जितने में वो असेट्स बिकेगी उसे ही क्या बोला जाएगा बेटा, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। इसे रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक, साल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ चाहो तो लिख सकते हो तुम, किसको इस साल्वेज वैल्यू भी बोला जाता है बेटा, और रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब संपत्तियों के मूल्यांकन के कुछ सिद्धांत दे रखे कि कैसे वैल्यूएशन करना है। तो बेटा जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स है उनको हमेशा काय पे शो करेंगे अपन, WDV। WDV बोले तो कॉस्ट में से आप क्या माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। वहीं अगर करंट एसेट्स की बात करें तो कैश, तो बेटा कैश और बैंक एक और जगह पॉइंट दे रखा है ये रहा, ये हमेशा किस पे आएगा बेटा, एक्चुअल वैल्यू पे आएगा, ठीक। रॉ मटेरियल WIP बेटा ये कॉस्ट वैल्यू पे आता है, इनका स्टॉक का जो वैल्यूएशन करते हैं रॉ मटेरियल WIP का। वहीं अगर फिनिश गुड्स की बात करेंगे तो AS2 के हिसाब से कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ये WEIL का मतलब है बेटा विच एवर इज लेस, जो भी कम हो। डन। आगे इंटेंजिबल एसेट को बेटा कॉस्ट पे करेंगे, साथ है फिक्टिशियस एसेट कॉस्ट माइनस, पर बेटा अभी थोड़ा सा फिक्टिशियस एसेट में याद रखना एक होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब इसको बैलेंस AS26 ने मना कर दिया, इसको जिस साल हुआ उसी साल इसको क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। तो अगर फिक्टिशियस एसेट्स की बात करेंगे तो कॉस्ट और जितना हर साल राइट ऑफ हुआ है वो माइनस करना है। साथ ही बात करते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक जो घोड़े 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 गधे खच्चर इनको खरीदते हैं अपन, तो ये होते हैं लाइव स्टॉक। स्टोर और स्पेयर पार्ट का बेटा होगा पुनर्मूल्यांकन पद्धति पे, रिवैल्यूड वैल्यू पे, ठीक है। आगे
ये देखिए आगे, मूल्यांकन के संबंध में अंकेक्षक की तिथि। वैल्यूएशन के लिए ऑडिटर की क्या स्थिति होती है, क्या स्टेटस है ऑडिटर का। तो बात करते हैं कि मूल्यांकन करना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। ध्यान रहे बेटा, मूल्यांकन करना अंकेक्षक का कर्तव्य बिल्कुल नहीं है। मूल्यांकन के औचित्य की जांच करना अंकेक्षक का कर्तव्य है। उसके औचित्य की जांच करना कि आपने असेस तो करी, औचित्य जहां भी आ जाए बेटा, मतलब खर्चा ढंग से किया है अपन ने, कि ज्यादा जरूरत थी वही किया है, ज्यादा तो नहीं कर दिया है, तो ये सब औचित्यता में आता है। तो मूल्यांकन के औचित्य की जांच करना शामिल है मूल्यांकन में। साथ ही मूल्यांकन में औचित्य के संबंध में प्रबंधकों का या उत्तरदायी अधिकारियों से प्रमाण पत्र ले सकता है कि उन्होंने सही और उचित मूल्यांकन किया है। तो और क्या बोला है कि मूल्यांकन के लिए ऑडिटर क्या कर सकता है बेटा, मैनेजमेंट का से क्या ले सकता है, प्रमाण पत्र ले सकता है कि आपने क्या करा है, सही और उचित वैल्यूएशन किया है। ठीक, मूल्यांकन के लिए वह काय की सलाह भी ले सकता है बेटा, विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकता है। ठीक, आगे कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, देखेंगे। प्रमाणन में सत्यापन शामिल है, ध्यान रहे, प्रमाणन में क्या शामिल है, सत्यापन शामिल है। वही अंतिम लेखे बन जाने के बाद किया जाने वाला काम सत्यापन है, लेकिन ध्यान रखना प्रमाणन पूरे वर्ष भर चलता है। ठीक है बेटा, छोटा सा टॉपिक है बेटा, फटाफट हो जाएगा ये, इसमें कोई इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ये अपना एक टॉपिक खत्म हो गया बेटा, वैल्यूएशन। ठीक, जिसमें वाउचिंग होगी, वेरिफिकेशन हो गया, वैल्यूएशन हो गया और वाउचर भी ले लिया अपन ने। आगे की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।